Power on. Bluetooth mode. Connected. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. नेटवर्क 21 सेली ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मैं आप सबका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस पूरे सेशन के दौरान अगर आपको कोई सवाल पूछने हो तो आप नीचे दिखाए गए चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि प्रेजेंटेशन के बाद हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जो आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। सो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। Our moderator for this evening is MSc Biochemistry and PhD. He is working as senior scientist in CG Government COVID Lab. I invite on screen Dr. Alok Sahu. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आलोक आप सभी का आज के बहुत ही खास सेशन में स्वागत करता हूँ। आज के सेशन का विषय है हेल्दी फाउंडेशन। जैसे ही हम फाउंडेशन वर्ड को सुनते हैं तो हर किसी के दिमाग में एक चीज सबसे पहले आती है कि फाउंडेशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। जी हाँ, चाहे वो हमारे घर का फाउंडेशन, चाहे हमारे बच्चों के एजुकेशन का फाउंडेशन हो या कोई भी। पर क्या हम कभी भी अपने शरीर के फाउंडेशन के बारे में सोचा है? बिकॉज इफ योर फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, हेल्थ कांट गो रॉन्ग। जी हाँ, हेल्दी फाउंडेशन का वही रोल है जो कहीं ना कहीं हमारे घर में सीमेंट, छड़ या ईंटे का होता है। अगर वो कमजोर हुआ तो पूरी की पूरी इमारत कमजोर हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे शरीर का फाउंडेशन कमजोर होता है तो हमारा हेल्थ भी कमजोर होने लगता है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम उसका खामियाजा हो सकते हैं। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ ही कुछ लोगों के जो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे कि उनके कंसर्न क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो आइए हम उन्हीं से सुनते हैं कि एक्चुअल में उनके कंसर्न क्या है। मेरा एनर्जी लेवल बहुत कम था, मेरा थायराइड लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था, चेहरे पे सूजन रहती थी ज़्यादातर और मेरा वेट बहुत एब्रप्टली बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बॉडी में हो रही थी। मुझे बहुत ही जल्दी मुझे सर्दी हो जाया करती थी, मुझे खांसी हो जाती थी, मेरा इम्यूनिटी लेवल बहुत ही कम था। तो मैं कहीं भी जाती थी मुझे तो एक मेडिसिन रखनी ही पड़ती थी, जिसकी वजह से मेरे साइड इफेक्ट्स भी बढ़ने लगे। मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम बढ़ने लगी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगे। प्रॉब्लम हुई थी पीसीओडी की और उसकी वजह से मुझे हार्मोन्स का इम्बैलेंस था, बहुत ज़्यादा फेस के स्किन के प्रॉब्लम, मेरा मेंसेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर था और उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स को भी फेस कर रही थी। मुझे अचानक फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम आया और फाइब्रॉइड के लिए मुझे अनबियरेबल पेन स्टार्ट हो गया। तो मैं डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड किया, मेडिसिन भी लिया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। परमानेंट जॉब में हूँ तो मुझे टूरिंग भी बहुत करना पड़ता था और मुझे इस कारण से भी एलर्जी का केस था, प्रॉब्लम थी, मुझे रनिंग नोज था, हेडेक होता था मुझे। तो अगर टूरिंग में जाने से मुझे हमेशा देखता था कि मुझे आँख लाल हो जाते थे, काफ़ी तकलीफ होती थी। और मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ को लेकर परेशान रहती हूँ क्योंकि उनकी टूरिंग जॉब है, उनको सेल्स की जॉब है तो उनको बाहर खाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और एसिडिटी की वजह से वो डाइजेन का जो पिंक कलर का बोतल आता है वो उनका 1 मंथ में पूरा फिनिश हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इन सभी लोगों को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आने चालू हो और ये शायद कहीं ना कहीं फाउंडेशन में वीकनेस की वजह से या फाउंडेशन में कमजोरी की वजह से, शायद उन्होंने अपने फाउंडेशन को ध्यान नहीं दिया।
तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस फाउंडेशन को कैसे अच्छा रखा जाए। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि एक्चुअली में फाउंडेशन होता क्या है, और यही जानने के लिए हमारे बीच एक एक्सपर्ट हैं जो हमें बताएंगे कि एक्चुअल में फाउंडेशन होता क्या है और हम उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो एक्सपर्ट हमारे बीच हैं उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है और उन्हें हेल्थ, वेलनेस और लाइफस्टाइल डिजीज की इन डेप्थ नॉलेज। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम धर्मज्ञ चौहान। A very good evening to everyone and thank you so much Dr. Alok for inviting me here on this very special session today. और सबसे पहले तो मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आज आप इस सेशन में मौजूद हैं, क्योंकि इसका ये मतलब है कि आप सभी हेल्थ कॉन्शियस हैं, अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। और क्यों ना हो, आज जो डिजिटल एरा है, इतना सारा इंफॉर्मेशन अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारी जानकारी है। हालांकि इसके कुछ प्लस और माइनस पॉइंट दोनों हैं, बिकॉज जहाँ पे जानकारी बहुत है वहां पर एक सिचुएशन ये भी है कि समझ नहीं आता कि कौन सी जानकारी सही है। लेकिन आज इस सेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ मिलने वाली है अबाउट योर बेसिक्स एंड फाउंडेशन। फाउंडेशन हेल्थ का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग अपनी हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब कोई डिजीज हो जाती है, लेकिन फाउंडेशनल हेल्थ का मतलब होता है स्वस्थ बने रहने के बारे में सोचना। अभी हमने कंसर्न्स देखे कुछ लोगों के, और ये कंसर्न्स अगर हम देखें तो हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई डिजीज है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि डिस्टर्ब्ड इन ईज है। यानी कि जितना हमें स्वस्थ महसूस करना चाहिए, हमारे शरीर को हमें मानसिक रूप से जितना स्वस्थ महसूस करना चाहिए हम उतना नहीं कर पा रहे हैं, और यहीं पे जरूरत होती है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में जरूर सोचें। तो आइए हम कुछ बेसिक्स पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, जब भी हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो पहला ये सवाल जरूर आता है, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपनी लाइफ में सारी चीजें प्लान करते हैं? हम बच्चों की एजुकेशन प्लान करते हैं, हम अपने घर की प्लानिंग करते हैं, इवन हम अपने ट्रैवल हॉलीडे भी प्लान करते हैं, और कई बार हम देखें तो हम हमारी डिजीज भी प्लान करते हैं। डिजीज प्लान करने का मेरा मतलब ये है कि हम मेडिक्लेम करवाते हैं, हेल्थ पॉलिसीज लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम इन्हें यूज कर सकें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या हम हमारी हेल्थ को प्लान करते हैं? हेल्थ को प्लान करने का मतलब ये है कि हम सभी चाहते हैं हम स्वस्थ रहें। वी रियली विश एंड वांट कि हम लोग स्वस्थ रहें, कोई बीमारी ना हो, बट सवाल ये है कि हम ऐसा क्या प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें। हमारा गेम प्लान क्या है, और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर समय हम लोग हमारी इलनेस को प्लान कर रहे होते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब आप अपनी हेल्थ को प्लान नहीं कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली या अननोइंगली हम अपनी इलनेस प्लान कर रहे होते हैं। यानी हम नहीं जान रहे होते हैं कि शरीर के अंदर क्या दिक्कत शुरू हो गई है, और ना ही हम उसे फिगर आउट करने की या सॉल्व करने की कोशिश कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम प्लान करते हैं तो हम फ्यूचर को ध्यान में रख के प्लान करते हैं कि कुछ सालों बाद क्या सिचुएशन होगी। उसी तरह से जब हम अपनी हेल्थ को प्लान करते हैं तो थोड़ा सा हमें आगे बढ़कर अपनी लाइफ को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखना चाहिए कि हम कैसी जिंदगी चाहते हैं। एक बड़ी उम्र में हम अपनी हेल्थ को एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए एसेट बने हुए हैं, या फिर हमने पूरी जिंदगी जो अपनी हेल्थ को खो दिया उसे वापस रीगेन करने में लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में हैं और अपनी फैमिली के लिए शायद एक लाइबिलिटी बन गए हैं। तो ये दोनों पिक्चर्स में से हमें चूज करने की जरूरत है कि हम एक्चुअली अपने फ्यूचर में किस तरह की हेल्थ अपने लिए चाहते हैं। और इसी को समझने के लिए हमें इस डायरेक्शन पॉइंट को समझना भी जरूरी है। क्या होती है वेलनेस? क्या होते हैं ऐसे प्लान्स जो कि आपको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं? तो हम बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में। आई होप कि आज हम यहाँ पे जितने लोग भी हैं हम सब एक न्यूट्रल पॉइंट पर हैं जहां पर हमें एक सही निर्णय लेना है, एक सही डायरेक्शन को चूज करना है। न्यूट्रल पॉइंट से एक जब आप अपना प्लान, हेल्थ प्लान करने लगते हैं तो आप वेलनेस की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो फिर डेफिनेटली हमारा डायरेक्शन पूरी तरह से अपोजिट हो जाता है और काफी प्रेडिक्टेबल होता है कि हम इलनेस का शिकार हो सकते हैं। और इसी को साधारण शब्दों में हम समझें तो व्हाट आर वी प्लानिंग फॉर? आर वी प्लानिंग फॉर क्योर और प्रिवेंशन?
अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो जब सारे डिजीज आ जाती हैं, नोटेबल सिम्टम्स आ जाते हैं, तब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जिसे हम क्योर कहते हैं। तब हम अच्छे से अच्छा इलाज कराने की कोशिश करते हैं। पर हमें भी पता है कि लाइफस्टाइल डिजीज में क्योर पॉसिबल नहीं होता। हम मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो हम ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिससे हम रूट कॉज पर काम कर सकें और हम अपने आप को डिजीज से प्रिवेंट कर सकें। तो आइए बात करते हैं कि वेलनेस कहाँ पर है, कहाँ पर छिपा हुआ है वेलनेस। वेलनेस हमारी रोज की लाइफस्टाइल में ही छुपा हुआ है। हम जो रोजाना करते हैं, जो हमारी डेली हैबिट्स होती हैं, उसी में वेलनेस के सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। क्या होता है वेलनेस? एक्सरसाइज करना, रोज कुछ समय एक्सरसाइज करना, चाहे आप कुछ भी चीजें चुन लें। अभी मैं रिसेंटली कार्डियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू पढ़ रही थी और उनका कहना था लोगों को मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, लेकिन लोग वार्निंग वॉक करते हैं। इट मीन्स शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद वो वॉक करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारी स्टडीज से प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस आपके शरीर में काफी सारी बीमारियों को जन्म देता है। और थर्ड, हमें एक प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए, अच्छा स्लीप लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद से हमारे शरीर में काफी रिकवरी और हीलिंग प्रोसेस होती हैं जो कि हमारे शरीर को डिजीज से बचाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए, जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है हमारी वेलनेस में, वो है ईटिंग राइट। नॉट ईटिंग लेस, नॉट ईटिंग मोर, बट ईटिंग राइट। और जिसका सीधा सा मतलब है, क्या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में। अब हमने आज तक खाने के बारे में सुना था, आइए जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है और ये अंतर क्या है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि व्हाट वी आर, व्हाट फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिशन छुपे हुए रहते हैं वही हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और कौन से न्यूट्रिशन की हमें जरूरत होती है शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन क्या चाहिए। हम सबने अपनी स्टडीज में, एजुकेशन में, इवन कई बार 5वीं 6वीं की किताबों में पढ़ा था कि हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, और हमने बहुत अच्छे से सोचा भी था, याद भी किया था कि कौन से विटामिन से शरीर में किस तरह से फायदा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े होते चले गए, हम सिर्फ एक चीज पर फोकस कर पाते थे, हमारा डाइट, हमारा भोजन क्या है। और पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स में, और हम क्या खा रहे हैं उनमें। क्या खा रहे हैं, आज हमारा ज्यादातर फोकस होता है हमें भूख लगी है, हमें कुछ खा लेना है ताकि पेट भर जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट मिसिंग जो हो जाती है वो ये कि हमारा पेट तो भर गया, लेकिन हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत थी वो हमें नहीं मिल पाया। और जब वो नहीं मिल पा रहा है तब शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, और कहीं न कहीं किसी न किसी डिजीज को लेकर फिर हम आगे इस पे बढ़ते हैं। तो एक गैप आ गया है, जो खाना हम खा रहे हैं और उन खाने से जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बहुत बड़ा गैप आ गया और इसी को ही न्यूट्रिशनल गैप कहा जाता है। और ये न्यूट्रिशनल गैप जो है उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस होती है। कभी रेट्रो जर्नी में भी आपने सुना होगा कि जब बहुत सारी चीजों को आपको मेजर करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है योर डाइट, बिकॉज 80% जो फर्क पड़ता है हमारे वेट में भी, वो भी इससे फर्क पड़ता है कि हम खाते क्या हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है कि नहीं है वाकई, क्योंकि ज्यादातर समय हमें लगता है हम तो सब अच्छा ही खा रहे हैं, हम अच्छे से फल सब्जी खा रहे हैं, हम पूरा खाना खा पाते हैं, हम तो घर का ही खाना खाते हैं, फिर भी क्या डेफिशिएंसी है? तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है क्योंकि 10 में से 9 इंडियन की डाइट में प्रोटीन नहीं है। ये बता रहा है कि हम जो खाने में प्रोटीन खा रहे हैं वो एक्चुअली हमारे शरीर को मिल भी रहा है कि 70% भारतीयों में विटामिन की कमी है और 80% इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन डेफिशिएंसी। ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये शो कर रही हैं कि हमारी थाली में खाना तो भरपूर है लेकिन न्यूट्रिशन जबरदस्त तरीके से कम हो गया। और इन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को पूरा करना हमारा एक कदम हो सकता है हमारी गुड वेलनेस जर्नी की तरफ। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सप्लीमेंटेशन। सप्लीमेंटेशन कोई नई चीज नहीं है। सप्लीमेंटेशन का सीधा सा मतलब अगर हम देखें तो ये है कि हम जो भी खाते हैं
अगर उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, उसमें किसी भी चीज की कमी है, तो उसे अलग से लेकर उसे पूरा किया जा सके ताकि शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन मिल सके और उनकी एक्टिविटी अच्छे से चल सके। सप्लीमेंट्स क्यों कह सकते हैं, जैसे एग्जाम में मेन कॉपी खत्म होती थी, हम सप्लीमेंट्स लेते थे क्योंकि वो पूरा करना जरूरी होता था। उसी तरह से ये पूरा करना जरूरी है कि हमारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को पूरी तरह से मिल सके। किस तरह के हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, एक ब्रांड जिसके बारे में मैं चाहूंगी आप जरूर जानें, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स को ऑर्गेनिक तरीके से बनाते हैं, ये इस तरह से उन्हें डिजाइन करते हैं कि हम इन्हें पूरी तरह से इन्हें हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है और इनका पूरा फायदा हमें मिल पाता है। क्यों हम इस ब्रांड की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सप्लीमेंट्स लेते समय जो एक सवाल दिमाग में आता है कि क्या इनका साइड इफेक्ट है, इन्हें कब तक लेने की जरूरत है। तो जब भी कोई भी सप्लीमेंट नेचुरल तरीके से बनाए जाते हैं, हमारे रोज की खाने पीने की चीजों से ही बनाए जाते हैं, तो ना उनका साइड इफेक्ट होता है और आप उन्हें लंबे समय तक खा सकते हैं। जिस तरह से आप रोज खाना खाते हैं, आप उसी तरह से सप्लीमेंट खा सकते हैं। और न्यूट्रीलाइट इसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस करता है। एंड मैं जानती हूँ कि आज यहाँ पे जितने लोग भी मौजूद हैं, आप सभी न्यूट्रीलाइट के बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये 80 years ओल्ड ब्रांड है और ये एक मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि अगर आप वेलनेस की जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उसमें कदम बढ़ाना कैसे है। सबसे पहले हमें हमारी फाउंडेशनल हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए कि शरीर को ऐसा क्या दें जिससे उसका फाउंडेशन मजबूत हो जाए ताकि बीमारियां ना हो। और उसके बाद हम कुछ चीजें जो कि आज की जरूरत हो गई है वो है इम्यूनिटी। हम सब ने देखा कोविड टाइम में कि बहुत ज्यादा लोगों ने सफर किया क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो थी। पर फाउंडेशन अगर आप स्ट्रॉन्ग है और आप कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स लेते हैं तो ये दोनों चीजें आपके लिए काफी एफिशिएंटली काम करती हैं। और थर्ड, जब कुछ हम थोड़ा देर से हमारी वेलनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं और फिर हमें एक स्पेशलिटी सप्लीमेंट की भी जरूरत होती है। तो सबसे पहले फाउंडेशन के लिए क्या चीज करना चाहिए, सबसे पहले ये जानना चाहिए हमारा शरीर बना कैसे है, यानी हमारा फाउंडेशन कैसा है। शरीर बना कैसे है ये सोच लिया तो उसमें न्यूट्रिशन क्या देना है ये सोचना आसान हो जाएगा। हमारा शरीर सेल से बना है और सेल प्रोटीन से बनती है। तो सबसे पहले जिस फाउंडेशन न्यूट्रिएंट की हमें जरूरत है वो है प्रोटीन। बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट और प्रिवेंटिव साइंटिस्ट ये कहते हैं अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी है तो आप बहुत सारी डिजीज से खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं और बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। और इसमें जो हमारे पास सप्लीमेंट्स में ऑप्शन है वो है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। ऑल प्लांट क्यों, अगर आप देखें तो आज पूरे सभी लोग जो हैं वो होल प्लांट डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, वीगन डाइट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग कि ऑल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो रोजाना के हमारे गेहूँ, मटर, सोयाबीन इनके एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। इसमें सारे इसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ये 100% डाइजेस्टेबल है। क्या होगा इस तरह का प्रोटीन अगर आप खाते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग होगी। हेड टू टो, अगर आपको लगता है कि शायद बाल झड़ रहे हैं, जैसे आपने कंसर्न्स में देखा कि कुछ लोगों ने कहा उनके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपने कंसर्न्स में देखा कि स्किन में जो है उतना ग्लो नहीं है या फिर थकान बहुत लगती है, ये सारी चीजें मोस्टली होती हैं जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। तो जब आप प्रोटीन लेते हैं हम काफी हद तक हमारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है पूरा कर सकते हैं, जो कि स्वस्थ बनाए रखने में आपको बहुत मदद करेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा अगर आप इंटरनेट पे एक्सप्लोर करेंगे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में आपको पता चलेगा। ओमेगा 3 एक ऐसा फैट है जो कि आपके हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी डिजीजेज आजकल देखने को मिल रही जो हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज या ब्रेन डिजीजेज जो कि काफी हद तक प्रिवेंट की जा सकती है अगर हम ओमेगा 3 फैट्स को हमारी बॉडी में अच्छे से देते हैं। और साल्मन ओमेगा 3 एक वाइल्ड साल्मन फिश का ओमेगा 3 है। अगर आप चाहें तो एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि साल्मन ओमेगा 3 साल्मन फिश का बनाया ओमेगा 3 किस तरह से हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है, हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बनाए रखने में सपोर्ट करता है और नॉर्मल हार्ट और ब्रेन हेल्थ को बनाए रखने में सपोर्ट करता है। एंड थर्ड एंड वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिनके बारे में हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है। कौन से विटामिन आंखों के लिए अच्छे होते हैं, कौन से विटामिन स्किन के लिए अच्छे होते हैं, कौन से डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के बहुत सारे विटामिन हैं और उतने ही मिनरल्स भी हैं। लेकिन अगर हम इन्हें अपने खाने की थाली में ढूंढने की कोशिश करें तो मेजर मिसिंग यहाँ पर दिखाई देती है।
तो हम अपनी हैबिट्स को तो थोड़ा हद तक चेंज कर सकते हैं। उसके बावजूद ज़रूरी है कि शरीर को सारे इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स मिल सकें। न्यूट्रालाइट डेली में 13 इसेंशियल विटामिन और 11 मिनरल्स हैं। इसेंशियल क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपका शरीर नहीं बनाता, इन्हें हमें डाइट से ही लेना होता है। इसीलिए सप्लीमेंटेशन इज दी ओनली वे ताकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को अच्छे से पूरा किया जा सके। अगर आप प्रोटीन, फैट और विटामिन मिनरल इन तीनों को प्रॉपरली आपकी बॉडी में अच्छे से दे पाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यस वी कैन स्टार्ट अ जर्नी टुवर्ड्स अ वेलनेस आज की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज हम सब जानते हैं, बचपन से हमने कहावत सुनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन हम बहुत कम बार इसे फॉलो कर पाते हैं। तो दिस इज द टाइम, अगर आज आपके पास ये इंफॉर्मेशन है कि किस तरह से आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप जिनके साथ भी आए हैं उनसे कनेक्ट होकर जरूर जानिए कि किस तरह से ये फाउंडेशनल सप्लीमेंट आपकी वेलनेस जर्नी को बहुत आसान बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। My name is Katie Troop, and I'm a nutrition scientist. No matter where you're from or what your age is, everybody has the same nutritional needs. Foundational nutrition starts with macronutrients, your proteins, fats, and carbohydrates. And then you have your micronutrients, which is your vitamins and minerals, and phytonutrients, which are nutrients from plants. If you take the analogy of a house, imagine that proteins are the bricks, the building blocks of the house. They help us grow and repair ourselves. Vitamins and minerals are the mortar working with the bricks. They perform hundreds of roles in the body that help sustain life, and they help us create a really strong foundation. Phytonutrients help protect the integrity of the bricks and mortar. Omega-3 fatty acids help maintain the house's electricity and plumbing so they continue to work smoothly. They help support the health of our nervous and cardiovascular system. If you're not eating enough of these essential nutrients, then your body can be weakened. That's why Nutrilite offers a foundational trio of products that are beneficial to everyone. To get the recommended amount of protein in your diet, Nutrilite does offer all-plant protein powder, which you can add to any meal, and it provides a complete protein source from nature. The best source of omega-3 fatty acids are fatty fish. But if you're not getting enough fish in your diet, Nutrilite Salmon Omega is a good way to get a better balance of omega-3s in your body. It's very difficult in today's environment to eat a healthy plant-based diet because we're busy. We have a lot of things pulling ourselves a different direction. Getting a variety of fresh fruits and vegetables that are of high quality and making the time to make nutritious meals every day is very challenging. One of the products that I like to recommend, especially when someone's starting supplementation, is Daily. Daily is a basic multivitamin, multi-mineral product that's designed to be convenient. You take it once a day. Most of the vitamins and minerals that are in Daily are at 100% of the recommended daily intake. So they fill those basic nutrient gaps to ensure that you don't have any vitamin or mineral deficiencies. The thing that differentiates Nutrilite Daily from other one-a-day type of products are the plant concentrates that are in there. The plant concentrates provide phytonutrients, which give the plant their defense system. And so when we eat the plants, we get that same health benefit as well. Daily is a very convenient, easy, basic nutrition for people with busy lives. Thank you so much, Dharmagya ma'am, for such a wonderful and enlightening information. सीरियसली शायद हमने कभी भी फाउंडेशन को इतने सीरियसली लिया ही नहीं और समझा भी नहीं। कहीं ना कहीं ये हमारे खराब है या एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हुए प्रोग्रेशन को दिखाता है। और यही वजह थी जिन लोगों को हमने सुना कि वो यंगर एज में भी कई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आइए तो उन्हीं से सुनते हैं कि क्या हुआ जब उन्होंने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया और फाउंडेशन की तरफ ध्यान देना चालू किया। चलिए उन्हीं से सुनते हैं उनको क्या फायदा हुआ। मैंने
कंज्यूम करना शुरू किया। स्टार्टिंग में तो नहीं, लेकिन हाँ 3-4 महीने के बाद मुझे अपने बॉडी में विजिबल चेंजेस दिखाई पड़ना शुरू हुए। पहला कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी हुई, मेरे चेहरे से सूजन कम हुई, सबसे बड़ी बात है। उसके अलावा मैंने देखा कि मैंने जब अपना थायराइड का लेवल चेक कराया तो मुझे बहुत मेरे लिए शॉकिंग था कि कुछ पॉइंट्स वो डिक्रीज हुआ और उसके बाद से आज तक मेरा वो लेवल बढ़ा नहीं है, लगातार वो कंट्रोल में है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो वेट रिडक्शन में भी मुझे मदद मिली और आज मैं देख रही हूँ कि मैं अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे एक बार यूज़ करके देखा और 6 महीने मैंने इसे यूज़ करके देखा और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी अभी सर्दी नहीं होती। मेरे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छे से होने लगे हैं, मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं है। इवन मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं का पानी भी पी लूँ, अब मैं बहुत ही सही रहती हूँ। मेरा जो इम्यूनिटी है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्योंकि मैं फाउंडेशन ले रही थी तो मैंने ओमेगा 3 का डोज बढ़ा दिया। हालांकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और मैंने 6 इन अ डे, इतना हाईली रिकमेंड नहीं होता है, पर मेरे साथ वो जो सिस्ट का प्रॉब्लम था तो मैंने 6 इन अ डे लिया लगभग 1.5-2 महीने के लिए। और उसके बाद मैंने फिर से सोनोग्राफी कराई, मेरा पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, मेरा मेंसेस रेगुलर हो गया, जो उसके बाद मुझे वो प्रॉब्लम फेस हुई ही नहीं। प्रोटीन ओमेगा एंड न्यूट्रीलाइट डेली लेना स्टार्ट किया और बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हुआ। 1 महीने के अंदर मेरा फाइबर का प्रॉब्लम ठीक हो गया थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट फाउंडेशन रेंज, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये रियलाइज की उन्होंने डाइजिन का वो बॉटल पिया ही नहीं है। तो मैं देख रहा था कि 4-6 महीने के अंदर में मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ होने लगा और मैं इसको और कंटिन्यू किया तो जितनी भी मेरी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गया और मैं कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं करता हूँ आज की डेट में। मैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने जो अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया और उस पर ध्यान देना चालू किया तो उन्हें कितने अच्छे रिजल्ट मिले। बिल्कुल, अगर हम अपने फाउंडेशन को इतनी सीरियसली लें और उसके पीछे काम करना चालू करें तो डेफिनेटली हम अपने हेल्थ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैं जानता हूं उसके बाद भी आपके कई और सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें और समझना बचा है। इसी कारण हमारे बीच एक और पैनलिस्ट है जो आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेगी। She is a homemaker and by qualification she is Master in Science and BS as well. So please help me welcome Mrs. Neetu Singh. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने एक्सपर्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए। बाय प्रोफेशन ये न्यूट्रिशनिस्ट है, पिछले 15 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है इनका सप्लीमेंटेशन के फील्ड में। बहुत सारे लोगों को ये गाइड कर रही हैं, काफ़ी रिसर्च किया हुआ है इन्होंने इस फील्ड में। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। प्लीज हेल्प मी वेलकम टुडेज एक्सपर्ट मिसेज अंजलि सोंदी फ्रॉम इंदौर। वेलकम अंजलि जी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच नीतू। अंजलि जी, आज मुझे बहुत खुशी है कि आपने समय निकाला और आज हमारे व्यूवर्स आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों के आंसर जानना चाहेंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चंस मेरे पर्सनल भी होंगे। तो अंजलि जी, मैं स्टार्ट करूंगी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जिसमें कुछ व्यूवर्स ने लिखा है कि हम न्यूट्रीलाइट की गोलियां क्यों लें, पिल्स क्यों लें, क्यों ना हम नेचुरल फूड से इसकी पूर्ति करें। तो अंजलि जी, इसका आंसर क्या है? डेफिनेटली तो अगर हमारे खाने में सब कुछ है तो फिर हमें न्यूट्रीलाइट की पिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उनके खाने में सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल था। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी कभी नहीं खाते थे इस तरह के सप्लीमेंट्स। ये अलग बात है कि ये पिल्स के फॉर्म में है, बट ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। देखिए, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसी तरह एग्रीकल्चरल लैंड कम होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है। क्योंकि पहले जहाँ खेत थे अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं, तो नेचुरली पॉपुलेशन बढ़ रही है, लैंड कम हो रहा है, तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक वॉर चलता रहता है और इस वजह से फार्मर्स को अब साल भर खेती करनी पड़ती है। पहले ये होता था साल में 2 क्रॉप्स निकलती थी, बीच में काफ़ी टाइम मिलता था लैंड को रिजुवेनेट होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए।
बट अब ऐसा नहीं है, और इसलिए हमारी सॉइल डिप्लीट हो चुकी है। और क्योंकि अब सॉइल में ही कुछ नहीं है तो फूड में ही नहीं है, और फूड में नहीं है तो हमारे में नहीं है। ये प्रिंसिपल हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। जिस पहले जब हम छोटे थे तो जरूर फ्रूट्स खाते थे, स्कूल जाने से पहले बनाना खाते थे, आगे भी फ्रूट्स खाते थे। पर अब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इतनी रिपोर्ट्स पढ़ते रहते हैं, इतना देखते रहते हैं न्यूज़ में कि इतने केमिकल्स यूज हो रहे हैं, कार्बाइड यूज हो रहा है, तो समझ ही नहीं आता कि मेरे बच्चों को अगर मैं फ्रूट्स दूंगी तो वो उनको नुकसान ज़्यादा करेंगे या फ़ायदा ज़्यादा करेंगे। कुछ समय पहले मेरी बेटी ने एक बनाना को छीला तो उसका कुछ हिस्सा गला हुआ था, जो कि नॉर्मल है, हम उतने हिस्से को निकाल के बाकी बनाना खा सकते हैं। बट हम लोग शॉक थे ये देखकर कि वो जो गला हुआ हिस्सा था उसका कलर पर्पल हो गया था। अगर पर्पल था मतलब पता नहीं कौन सा केमिकल था उसके अंदर। मैंने सिर्फ वो बनाना नहीं फेंका, पूरा बंच उठा के बाहर फेंक दिया। तो अब बच्चों को फ्रूट्स वेजिटेबल्स कैसे खिलाएं कि ना खिलाएं, ये क्वेश्चन भी है। जैसे आप इस तरह से समझिए इसको कि टीनेज में जब लड़कियां होती हैं या जब प्रेगनेंसी के बाद बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या डिफरेंट होती है, तो हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स एक लड्डू बना के हमें देती हैं, और उसमें सारे वो नट्स होते हैं, घी होता है, तिल होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ऐसे मैंने भी खाया है, और वो एक पावर पैक लड्डू हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देता था। पर जो न्यूट्रिएंट की पिल्स हैं, ये लड्डू तो नहीं बन सकता इसका, क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का कॉन्सेंट्रेट है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो पावर, ऑर्गेनिकली ग्रोन फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हमें दे सकता है, वो हमें उस पिल में वो पावर मिल जाता है, और वो हमारे फूड को कंप्लीट कर देता है। तो नेचुरल फूड जरूर, पर नेचुरल फूड आजकल इसी फॉर्म में मिल रहा है, इसलिए यही खाना पड़ता है। वाह, मैंने आज बहुत इम्पोर्टेंट लेसन लिया यहाँ से। अगर सॉइल में नहीं है तो हमारे अंदर भी नहीं। और सेकेंड चीज, पिल्स के फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट हमें मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट पिल, अगर नेचुरल फूड पिल से मिले तो। थैंक यू अंजलि जी। अंजलि जी, कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि प्रोटीन लेने से कहीं हमारा वेट पुट ऑन तो नहीं हो जाएगा, और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है क्या थायराइड में सोय प्रोटीन ले सकते हैं या ये हमारे लिए नुकसानदायक होगा। आपका क्या कहना है? चलिए पहले थायराइड की बात करते हैं। डेफिनेटली अगर सोयाबीन को रॉ फॉर्म में खाया जाए, मतलब बिना प्रोसेस किए हुए, तो वो हमारे लिए फायदा नहीं करता है, नुकसान करता है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी की न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, उसमें रुकावट डालते हैं। बट न्यूट्रलाइज का जो सोय प्रोटीन है वो आइसोलेट फॉर्म में है, मतलब वो इंटरफेयर नहीं करेगा आपके किसी भी चीज से, ना थायराइड मेडिकेशन से। आप सेफली ले सकते हैं, कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप 4-6 घंटे का गैप कर लीजिए अपनी थायराइड की मेडिकेशन और न्यूट्रलाइट प्रोटीन पाउडर के बीच में। बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको सोय प्रोटीन ने बहुत हेल्प किया है थायराइड की कंडीशन में, तो आप भी ले सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था वेट गेन के बारे में, तो चलिए समझते हैं कि वेट गेन होता कैसे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रोटीन खाया और वो जाके आपकी बॉडी में पेट बढ़ा देगा। आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है इनटू कैलोरीज, और वो कैलोरीज फिर बॉडी यूज करती है एज एनर्जी। पर अगर एक्सेस कैलोरीज हैं और बॉडी उनको यूज नहीं कर पाती, तो फिर आपके लिवर को बहुत काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो एक्सेस कैलोरीज को वो कन्वर्ट करता है इनटू फैट, जो कि जाके आपके फैट सेल्स में स्टोर हो जाता है। तो प्रोटीन ही जाके वहां स्टोर होगा ऐसा नहीं है। इनफैक्ट प्रोटीन वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। 2 तरह से वर्क करता है वेट लॉस में। एक तो ये कि प्रोटीन खाने से बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती, वो आपके हंगर हार्मोन्स को कम करता है, और आपकी सेटाइटी हार्मोन्स, जिससे आपको फुल फीलिंग होती है, सेटिस्फाइड फीलिंग होती है, उन हार्मोन्स को बढ़ाता है। तो नेचुरली आप कम कैलोरीज खाएंगे, कम खाना खाएंगे, क्योंकि पेट भरा हुआ है। और दूसरी चीज, वो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और इस तरह से भी आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन खाने से आप फैट नहीं होंगे, ये अलग बात है। प्रोटीन के नाम पे आप अगर पनीर खा रहे हैं, तो उसको आप अगर पनीर बटर मसाला बना के खाएंगे
तो उसके साथ बहुत सारी और चीजें आपके अंदर जाएंगी जो आपका वेट बढ़ा सकती हैं, बट नॉट विथ न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर। वाओ, ये समझ में आ गया कि प्रोटीन खाने से वेट पुट ऑन नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन से हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। दूसरी चीजें ये समझ में आई, सोया प्रोटीन बिल्कुल हार्मफुल नहीं है थायराइड के केस में। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने मेडिकेशन के 6 घंटे के बाद लीजिए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी अंजलि जी आपने। अंजलि जी, एक जो क्वेश्चन आए हैं वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है। जैसे आजकल मैं ये देखती हूँ कि अब मेरे अंदर वो पहले जैसे स्टेमिना नहीं रही। मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो थोड़ी ही देर में थक जाती हूँ, मुझे ब्रेक लेना पड़ता है। और एक जो क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि पहले जितनी फुर्ती से हम काम निपटा लेते थे घर के, आज वो उतनी फुर्ती से हम नहीं निपटा पा रहे, तो क्या कारण होगा इसके पीछे? हाँ, 2-3 कारण हो सकते हैं। ये डेफिनेटली एक बॉडी का अलर्ट है, एक वेकअप कॉल है, या बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि कुछ कमी है कहीं पर, जो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे 2-3 सिनेरियोज हम देखते हैं कि ऐसा कब हो सकता है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट कम होती जाती है नेचुरली। आज हम उतना खाना नहीं खाते जितना 10 साल पहले खा लेते थे, क्योंकि एपेटाइट ही कम हो। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, उनके साथ ये होता है कि वो गलत फूड चॉइसेस करते हैं। तो उनको फ्राइड फूड चाहिए, उनको चिप्स चाहिए, पिज़्ज़ाज चाहिए, बर्गर्स चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए। तो नेचुरली वो न्यूट्रिशन तो वहाँ नाम के लिए ही होता ही नहीं इनफैक्ट। और एक और सिनेरियो है जब हम डाइटिंग करते हैं, हमें लगता है कि कम खाएंगे तो वेट कंट्रोल में रहेगा। ये सब केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप क्योंकि कैलोरीज कम खा रहे हैं, उसकी वजह से दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी कम हो रहे हैं आपकी बॉडी, जिससे आप लो एनर्जी फील कर रहे हैं। और अगर विटामिन की कमी होगी तो नेचुरली आपका फूड जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी आपकी बॉडी, उसकी वजह से भी आपको एनर्जी की कमी फील होगी। एक और सिनेरियो ये हो सकता है कि मसल लॉस हो रहा हो। इसको ऐसे देखिए, ऐसे समझिए कि जैसे कैल्शियम की जब कमी होती है तो बॉडी बोन से कैल्शियम ले लेती है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। उसी तरह अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो बॉडी आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करेगी और प्रोटीन से अपने अमीनो एसिड्स ले लेगी जो उसको चाहिए। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके लिए अमीनो एसिड्स चाहिए, एंजाइम्स बनने के लिए, हार्मोन्स बनने के लिए, और भी बहुत सारे फंक्शन। तो मैं ये नहीं कह रही कि प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट मसल्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो प्रोटीन से ही बनती है। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला, आप ही ने कहा कि आपको एक्सरसाइज के बाद बहुत फटीग फील होता है, तो वर्कआउट जब करते हैं हम तो डेफिनेटली मसल्स में वेयर एंड टेयर होता है, मसल्स डैमेज होती है। तो अगर प्रोटीन की कमी होगी तो वो मसल्स रिपेयर नहीं होंगी, आपके सेल्स रिपेयर नहीं होंगे। पर अगर आपकी डाइट में प्रोटीन है तो डेफिनेटली आपके सेल्स जो है नए मसल फाइबर्स बनाएंगे। और जब मसल लॉस होता है तो लो एनर्जी फील होती है। डेफिनेटली मसल लॉस से एक नुकसान ये भी है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो फिर से आपका वेट बढ़ता है। और आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, ये वेट तो आप एक्सरसाइज से नहीं खत्म कर सकते। तो ये साइकिल बन जाता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रोटीन कम है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, वेट और बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं। एक और रीजन हो सकता है लो एनर्जी का, अनीमिया। अब देखिए इंटरेस्टिंगली यहाँ पर भी प्रोटीन का रोल है। अनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन दो चीज से बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम के लिए आयरन चाहिए, ग्लोबिन के लिए प्रोटीन चाहिए। तो ज्यादातर लोग हीमोग्लोबिन लो हो तो सिर्फ आयरन पे ही ध्यान देते हैं, पर प्रोटीन कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रोटीन ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है और आपके हर सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जरूरी क्या है? क्रिटिकल है आपकी हर बॉडी फंक्शन के। पर जब प्रोटीन की कमी होती है तो धीरे धीरे बॉडी जो है लो ऑक्सीजन के साइंस दिखाने लगती है, और उनमें यही होता है, उन साइंस में यही सब है। फटीग है, टायर्डनेस है, एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो गए हैं, ऐसा लगता है जब मौका मिले थोड़ी देर सो लें। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं लो एनर्जी के लिए।
अब मुझे तो मेरा आंसर मिल गया अंजलि जी। अब मुझे समझ में आ रहा था, मुझे मेरी थकावट के पीछे, स्टेमिना कम होने के पीछे कारण यही था कि मेरा 10 ग्राम से ज़्यादा हीमोग्लोबिन बढ़ता ही नहीं था और मैं सिर्फ क्या करती थी, आयरन के टैबलेट्स ले लेती थी। अब मुझे समझ में आया कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट मुझे कितनी ज़्यादा है। तो थैंक यू अंजलि जी, मुझे तो आंसर मिला और मैं श्योर हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स को भी उनके सवालों का आंसर मिला होगा। अंजलि जी, पर इसके साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है कि कहीं ये सारे सप्लीमेंट लेने से हमें एडिक्शन तो नहीं होगा, और फिर इसे कब तक लेना चाहिए? जब तक आप अपना खाना खुद नहीं उगाने लगते। आप खुद की खेती अगर कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, तो आप उसको रोक सकते हैं। क्योंकि कब तक, मतलब जब तक आपको अच्छे खाने की जरूरत है। हमको ये चीज क्लियर कर लेनी चाहिए कि ये सिर्फ खाने में जो कमी है उसी को पूरा कर रहा है। तो इसलिए कोई टाइम लिमिट तो मैं बता नहीं सकती, और ना ये ड्रग्स हैं कि इसका एडिक्शन हो जाए। दिस इज जस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स in the form of a pill which comes to you. ओके, ये सारे पिल्स के माध्यम से हम न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी को किसी भी तरह का एडिक्शन कभी नहीं होगा। और जैसे हम खाना लाइफ टाइम खाते हैं, ये भी हमें लाइफ टाइम खाना होगा क्योंकि हमारा फूड है एक्चुअली। अंजलि जी, कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है ओमेगा 3 की सप्लीमेंट करने के लिए। उन्होंने ये लिखा है कि हम अलसी खाते हैं भूंज के खाने के बाद, तो क्या ये एनफ है हमारी बॉडी में ओमेगा 3 को के लिए? नहीं। मैं जानती हूँ नीतू जी कि बहुत सारे लोगों को की ये प्रैक्टिस है कि वो रोस्टेड अलसी खाते हैं और यूजुअली मील्स के बाद खाते हैं। तो पहले तो ये बता दूं कि अलसी को कभी रोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो ओमेगा 3 है वो उससे खराब हो जाता है और वो हमें हार्म ज़्यादा करता है हेल्प करने की बजाय। दूसरा, आप कितनी अलसी खा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 स्पून या 2 स्पून, तो वो काफ़ी नहीं है। और ये बात भी है कि उसमें जो ओमेगा 3 है वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। और ओमेगा 3 इतना इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है कि उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और एक अनबॉर्न बेबी से लेकर ओल्ड एज तक लाइफ की हर स्टेज में ओमेगा 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे जो अनबॉर्न बेबी फीटस जो होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए और स्पेशली उसके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आजकल बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट प्रेग्नेंट लेडीज को ये दे रही हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट, और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज, जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए, अगर बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है कुछ बच्चों में होती है, उसमें भी बहुत हेल्प करता है ओमेगा 3। फिर टीनेजर्स में या छोटे बच्चों में अगर मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स हैं, फोकस प्रॉब्लम्स हैं, सब जगह ओमेगा 3 हेल्प करता है। लड़कियों में अगर PMS है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं, उसमें भी बहुत हेल्प करता है। तो यंग एज में तो हम लोग बोल देते हैं कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, फोकस नहीं करता हमारा बच्चा, या हमको आजकल बहुत जल्दी चीजें भूलने लगी है, मेमोरी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये आगे जाके डिमेंशिया, पार्किंसंस, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। तो ये उसके प्रिवेंशन में भी काम करेगा और कुछ हद तक उसके ट्रीटमेंट में भी काम करता है। जैसे EPA जो है वो डिप्रेशन से लिंक्ड है। अगर लो EPA है तो डिप्रेशन हो सकता है। और इतनी लंबी लिस्ट है ओमेगा 3 के बेनिफिट्स की, जिसे हमने ब्रेन की बात करी। अब हम देखें हार्ट में कितना हेल्पफुल है। आपकी अगर ओमेगा 3 कम है और ओमेगा 6 ज्यादा है, अगर ये रेशियो बैलेंस में नहीं है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी आर्टरीज में प्लाक फॉर्मेशन होता है। ये आपकी ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, आपके BP को कम करता है। अगर हाई BP है आपको, तो ये एरिथमिया में भी काम करता है। एरिथमिया मतलब जब आपकी हार्ट बीट जो है वो इरेटिक होती है। मेरे खुद के ब्रदर को ये प्रॉब्लम थी और वो मेरे से 7 साल बड़े हैं, और मुझे याद है कि उनको बार बार ऐसी फीलिंग होती थी कि हार्ट बीट मिस हो गई, या इरेगुलर हार्ट बीट होने से पैल्पिटेशन होने लगती थी। बहुत पैनिक हो जाते थे वो, और कई बार वो मॉर्निंग वॉक पे होते थे और इस तरह से हो जाता था, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको डॉक्टर्स के पास उसी समय लेके जाते थे। ECG होता था, पर कोई कुछ डायग्नोज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ECG में तब तक नॉर्मल हो जाता था, कुछ आता नहीं था। फिर डॉक्टर नरेश त्रिहन से हमने उनका अपॉइंटमेंट लिया,
हम गए उनके पास, तो डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि ये जो सिचुएशन है ये डेंजरस तो है, डेफिनेटली है, और इसका इलाज सिर्फ सर्जरी है, पर सर्जरी उससे भी ज्यादा डेंजरस है और सिर्फ 50% चांसेस हैं कि ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और उसी समय न्यूट्रलाइट का ओमेगा 3 लॉन्च हुआ था इंडिया में। मेरे ब्रदर ने ओमेगा 3 लेना शुरू किया एंड यू वोंट बिलीव कि कुछ ही महीनों में उनकी ये प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो इतना हेल्पफुल है ये हार्ट हेल्थ के लिए भी। मुझे ये भी बताना है आपको कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी है। देखिए, एक चीज समझनी होगी कि बहुत सारे डॉक्टर्स ह्यूमन बॉडी को एक कार की तरह ट्रीट करते हैं, अलग अलग पार्ट्स, कि ये पार्ट खराब हो गया, इस पे फोकस करना चाहिए। तो अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है तो हार्ट के लिए आपको मेडिसिन दे देंगे, पर अगर हार्ट में इन्फ्लेमेशन है तो मतलब डेफिनेटली पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा और अगले कुछ समय में आपको किसी और पार्ट में भी, किसी और ऑर्गन में भी तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो ये जो है ओमेगा 3 ये पूरी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी बहुत हेल्पफुल है, प्रिवेंशन में भी, ट्रीटमेंट में भी, और साथ ही साथ बहुत सारे कैंसर्स के प्रिवेंशन में एज वेल एज ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है। तो इतना वाइटल न्यूट्रिएंट है ओमेगा 3, इतनी रिसर्च हो रही है इस पे, और ये हम सबको अपनी डाइट में शामिल करना है। वाह अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब इतने सारे ओमेगा 3 के फायदे हैं तो एक चम्मच अलसी, और वो भी भुनी हुई, जो तो अब मैं कभी भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि वो फायदा कम नुकसान कितना करता है ये मुझे पता चल गया है। और जहाँ पे इतने सारे फायदे हैं तो हमें सप्लीमेंट करना ही होगा, और सबसे बेस्ट है कि हम न्यूट्रालाइट का सैल्मन ओमेगा 3 लें। और आपने अपने ब्रदर के इतने अच्छे फायदे भी बताए इसके बारे में। पर अंजलि जी, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि ये प्रोडक्ट तो कॉस्टली है, फिर हम कैसे यूज करेंगे? देखिए, इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, सवाल जरूर है। सवाल ये है कि क्या हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है, आपकी हेल्थ या आपकी फैमिली की हेल्थ? और अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर कॉस्ट फैक्टर पे बात करना बेकार है, क्योंकि कोई भी चीज जो अच्छी क्वालिटी की है वो एक कॉस्ट पे ही मिलेगी आपको। और क्योंकि हमें लाइफ टाइम में एक ही बॉडी मिलती है जो आखिरी सांस तक हमारा साथ निभाती है, तो उसमें भी कुछ भी हम सेकंड बेस्ट क्यों डालें अगर बेस्ट अवेलेबल है। तो न्यूट्रलाइट इज बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। तो मैं तो हेल्थ की तरफ देखूंगी, कॉस्ट की तरफ नहीं देखूंगी। सही बात है अंजलि जी। और वैसे हमारी बॉडी से महंगी तो कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, तो वाकई उसमें हम सेकेंड बेस्ट क्यों डालें अगर हमारे पास सबसे बेस्ट अवेलेबल है। तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी आपकी इस बात से। अंजलि जी, आज यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने 2 तरह के क्वेश्चंस देखे हैं। कुछ मदर्स ने ये लिखा है कि मेरे बच्चों में एनर्जी नहीं, और वहीं कुछ लोगों ने ये लिखा है कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं। तो क्या आंसर है इसका? जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनके लिए तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स को कि थोड़ा सा रिसर्च करें कि कहीं उनको ADHD तो नहीं है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अगर ये है तो इसमें ओमेगा 3 बहुत हेल्प करेगा। मैंने कुछ लोगों को दिया है ओमेगा 3 और इस सिचुएशन में काफ़ी उनको मदद मिली ओमेगा 3 से। और जहाँ तक आपने लिखा कि कुछ बच्चों में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, तो उनकी डाइट को देखना पड़ेगा। सही, ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा शुगरी फूड या बहुत ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे आलू, मैदा, ये चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि जब ये चीज़ें खाई जाती है तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक करता है और आधे घंटे में ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। बॉडी में मैसेज जाता है ब्रेन को कि ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। ब्रेन जो है पैनिक करता है और पैंक्रियास को मैसेज देता है टू सीक्रेट इंसुलिन, और जितनी इंसुलिन रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट हमेशा यही होता है कि ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो जाती है क्योंकि बॉडी पैनिक मोड में आती है। और जब ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होती है तो ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होने की बजाय और नीचे चला जाता है, नॉर्मल से भी नीचे। तो फिर क्या होता है, फिर से वही
हमारी इच्छा होती है कुछ कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, कुछ मीठा मिल जाए, क्योंकि ये साइकिल शुरू हो गई है। बार बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन सिक्रीट होगी, ब्लड शुगर लेवल बिलो नॉर्मल जाएगा, और ये अगर कंडीशन को ठीक नहीं किया गया तो ये आगे जाके डायबिटीज भी होगा। इसका एक सिम्टम मैं बताती हूँ, हैंग्री। हैंग्री मतलब हंगर प्लस एंगर। तो बहुत सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि उनको बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, जैसी भूख लगती है, बिना मतलब लड़ते हैं, बिना मतलब आर्ग्यू करते हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं, कई बार बड़े भी ऐसा करते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि बार बार शुगर लेवल्स को बढ़ा रहे हैं और फिर डिप कर रहे हैं। और अगर खाना खाने के बाद भी बच्चों को भूख लगती है, पूरा खाना खा लिया, आधे घंटे बाद बोल रहे हैं भूख लग रही है, या कभी सेटिस्फाइड फुल फीलिंग होती ही नहीं है, पूरा टाइम भूख लगना, ये सब सिम्टम्स हैं कि बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है डाइट में। तो यहाँ पे भी प्रोटीन का रोल है कि अगर हम अपने डाइट में गुड कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसके साथ प्रोटीन और गुड फैट्स कंबाइन करें तो हमारा ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा सारे दिन में, और इस तरह के एनर्जी डिप्स हमें नहीं फील होंगे। और बच्चों में भी आपको नजर आएगा कि बच्चे एनर्जेटिक हैं, ज़्यादा फोकस्ड हैं, और ज़्यादा अच्छे से अपने कामों कर पा रहे हैं, पढ़ाई पे भी अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं। तो दिस कैन बी वन रीजन। जो बच्चों में एनर्जी लेवल्स लो हैं, उनकी डाइट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमेशा दिन की शुरुआत प्रोटीन से करेंगे तो सारा दिन आपके ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रहेंगे। जी, आपकी बातों से मेरे को समझ में आया कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी और किस तरह से गुड फैटी एसिड की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं कुछ कहना चाहूँगी नीतू जी, हमको ये समझना होगा कि दो तरह के मैल न्यूट्रिशन होते हैं। एक तो डाइटरी मैल न्यूट्रिशन और एक होता है मेटाबॉलिक मैल न्यूट्रिशन। डाइटरी मैल न्यूट्रिशन तो वही हुआ कि भाई आपकी डाइट में ये चीज़ों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है। मेटाबॉलिक मैल न्यूट्रिशन वो होता है जब डाइट में कोई कमी नहीं है, आपके फूड में है सब कुछ, आपके शायद ब्लड में भी है सारे न्यूट्रिएंट्स, पर आपकी बॉडी उनको यूज नहीं कर पा रही है। और वो तब होता है, दो रीजन से होता है। एक तो जब हम एज करते हैं, जब एज करते हैं तो हमारी ये एफिशिएंसी कम हो जाती है बॉडी की अपने न्यूट्रिएंट्स को यूज करने की। और दूसरा तब होता है जब आपकी सेल वॉल हेल्दी ना हो। सेल वॉल में अगेन ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर सेल की जो वॉल है वो उसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर वो सेल वॉल डैमेज हो गई है तो न्यूट्रिएंट है पर सेल के बाहर है, सेल के अंदर जा नहीं पा रहे, मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं कर रही न्यूट्रिएंट्स को सेल में जाने के, और टॉक्सिन्स को सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, तो फिर एनर्जी लेवल्स आपके लो रहेंगे। दिस इज मेटाबॉलिक मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि आपकी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। और ओमेगा 3 अगर हम इंटेक बढ़ा देंगे और ओमेगा 6 को थोड़ा कम कर लेंगे, रेशियो को प्रॉपर कर लेंगे, तो सेल वॉल हील हो सकती है और आप वापस फिर से हेल्दी फील करते। ओके, अब मुझे ये समझ में आया, जो पहली बार मैं ये समझ पाई कि इतना सब कुछ अच्छा खिलाने के बाद भी बच्चों के अंदर एनर्जी क्यों नहीं रह रही है। और आंसर भी मुझे मिल गया, तो सेल वॉल रिपेयर हो जाए, ओमेगा 3 के इंटेक से होगा प्रॉपर, और बैलेंस दोनों के बीच हो जाए, ओमेगा 6 और 3 के बीच, तो बॉडी में एनर्जी फिर से वापस लाया जा सकता है। थैंक यू अंजलि जी। अंजलि जी, एक सवाल आए हैं व्यूअर्स की तरफ से, जिसमें ये उन्होंने पूछा है कि क्या हम अपनी मेडिसिन के साथ ये सारे सप्लीमेंट को ले सकते हैं? कहीं इनको लेने से मेडिसिन के साथ कोई बॉडी में साइड इफेक्ट तो इसका नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे ख्याल से वैसे तो व्यूअर्स को ये जवाब मिल चुका होगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि मेडिसिन और ये इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर ओनली न्यूट्रिएंट्स पैक्ड एज अ पिल। तो वो कैसे मेडिसिन के साथ इंटरफेयर करेंगे? और इनफैक्ट मेडिसिन से ज़रूर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, पर अगर आप ये लेते रहेंगे साथ साथ तो आप उन साइड इफेक्ट से भी बच पाएंगे। तो आप इनको बिल्कुल अपनी मेडिसिन के साथ सेफली ले सकते। ओके, थैंक यू अंजलि जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट से ये सप्लीमेंट्स हमें प्रिवेंट कर सकती है और 100% करेगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे साथ ही सारे व्यूअर्स के जो भी डाउट और कंफ्यूजन किसी भी तरह के सप्लीमेंट को लेके थे, वो मैं श्योर हूँ कि सबका आंसर आज इस प्लेटफॉर्म से उनको मिल गया होगा। और मैं ये भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हम सब अपने गुड हेल्थ का ध्यान रखेंगे। और क्योंकि हमें आज सीक्रेट समझ में आ गया कि जो फूड में डेफिशिएंसी थी, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम न्यूट्रालाइट के सप्लीमेंट को लेके उस डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को 100% हेल्दी और फिट रख सकते हैं। थैंक यू अंजलि आप। थैंक यू नीतू जी। एंड डेफिनेटली आई विल टेल एवरीबॉडी अगेन कि ये बहुत अच्छी बात है कि न्यूट्रालाइट अवेलेबल है हमारे लिए और हमको डेफिनेटली इसको शामिल करना चाहिए और इस तरह से हम एक बहुत अच्छा फाउंडेशन अपनी हेल्थ को और अपनी फैमिली की हेल्थ को दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, तो हमने आज ये जाना कि एक्चुअल में फाउंडेशन होता क्या है और हम कैसे अपने फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अपने कई सवालों के जवाब मिले और इन सब की वजह से अब कहीं ना कहीं हम अपने आप को, अपने हेल्थ को एक सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करके हम कितनी सारी बीमारियों से बच भी सकते हैं। इससे ज्यादा और भी जानकारी जानने के लिए अगर आप क्वेरी रखते हैं तो आप जिनके भी साथ आए हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ हमारे आने वाले सेशन के डेट आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे और उनके डिटेल्स आप जिनके साथ आए हैं उनसे पूछ सकते हैं। With this, we come to the end of this session. Please stay safe, stay healthy, stay happy.